हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अब वॉइस रॉयज़ के बारे में, इंडिया के सभी वॉइस रॉयज़ को और उनके टाइम पीरियड को और उनके शासनकाल में होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। इसके पहले के वीडियो में हमने गवर्नर जनरल्स को देखा था, और तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं वॉइस रॉयज़ के साथ। सबसे पहले वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कनिंग। लॉर्ड कनिंग तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और इसके बाद इनका शासनकाल था 1858 से 1862, 1858 से 1862 तक ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे। तो जब 1858 में इंडिया का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के अंडर ला दिया गया, तब लॉर्ड कनिंग को फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया। और जो इनके शासनकाल में जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे वो थे, फर्स्ट इन्होंने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए थे। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में 5% इनकम टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और ये इम्पोज किया गया था सभी लोगों पर, जो कि 500 रुपया पर ईयर, 500 पर ईयर से ज़्यादा अर्न करते थे, ज़्यादा कमाते थे, रखते थे। इसके बाद नेक्स्ट है जुडिशियल रिफॉर्म। जुडिशियल रिफॉर्म्स में पीनल कोड का निर्माण किया गया, जो कि फर्स्ट लॉ कमीशन, जिसके हेड थे लॉर्ड मकॉली, फर्स्ट लॉ कमीशन के सजेशन पर आधारित पीनल कोड का निर्माण किया गया। और इसके साथ साथ हाई कोर्ट्स का निर्माण किया गया कोलकाता में, बॉम्बे और मद्रास में। और ये जो हाई कोर्ट्स निर्माण किया गया, ये बेस्ड थे इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 के प्रोविजंस पर। तो ये हो गए हमारे लॉर्ड कनिंग साहब। और हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, और नेक्स्ट गवर्नर जनरल को देखते हैं, सॉरी वाइसरॉय को देखते हैं। नेक्स्ट वाइसरॉय है लॉर्ड इल्गिन। लॉर्ड इल्गिन फर्स्ट, ये गवर्नर जनरल रहे 1861 से 1863। इनके शासनकाल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था वो था सप्रेशन ऑफ वहाबी ट्राइब। जो वहाबी ट्राइब थे फैंटिक मुस्लिम के, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की ओर इनहेबिट कर रहे थे, और उनको सप्रेस करना, उनको रोकना लॉर्ड इल्गिन फर्स्ट के शासनकाल का इंपॉर्टेंट इवेंट था। इसके बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल को देखते हैं। नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन लॉरेंस, इनका जो शासनकाल था वो था 1864 से 1869, यानी 1864 से 1869 तक ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे। और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो इनके शासनकाल का था वो था भूटान वार। भूटान के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उसने युद्ध लड़ा था 1865 में। और इसके साथ साथ पंजाब और अवध टीनेंसी एक्ट जो था 1860 का, उसे लागू किया गया था इन्हीं के शासनकाल में। और इसके साथ साथ दो फेमिन्स, यानी कि सूखा आया था इंडिया में, पहला उड़ीसा में और दूसरा बुंदेलखंड और राजपूताना रीजन। राजपूताना रीजन यानी आज का राजस्थान का रीजन। इन दोनों रीजन में 1868 1869 में फेमिन आया था। और इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए एक फेमिन कमीशन बनाया गया था, और उसके चेयरमैन थे सर हेनरी कैम्पबेल। सर हेनरी कैम्पबेल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाइसरॉय को देखते हैं। नेक्स्ट वाइसरॉय है लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो ये गवर्नर जनरल रहे 1869 से 1872। और फॉर इंडियन हिस्ट्री में पहली बार सेंसस हुआ था, यानी जनगणना की गई थी 1871 में, और ये की गई थी लॉर्ड मायो के शासनकाल में ही। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा ही जाएगा। और एक कॉलेज का निर्माण कराया था इन्होंने अजमेर में, ताकि जितने भी इंडियन प्रिंस हैं और प्रिंसेस हैं उनको सही एजुकेशन दिया जा सके, सुटेबल एजुकेशन दिया जा सके। और ये जो कॉलेज है इसका नाम दिया गया मायो कॉलेज बाद में। और इसके साथ साथ एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी इन्होंने को सेटअप किया था। और 1872 में पोर्ट ब्लेयर में एक व्यक्ति, सेर अली नाम के व्यक्ति ने इन्हें चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी थी। और इसके बाद नेक्स्ट वाइसरॉय को देखते हैं। नेक्स्ट वाइसरॉय है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक गवर्नर जनरल रहे 1872 से 1876 तक। 1872 से 1876 तक लॉर्ड नॉर्थब्रुक गवर्नर जनरल रहे। और इनके शासनकाल के जो मेन इवेंट्स थे वो थे डिपोजिशन ऑफ गायकवाड़ इन 1874 में,
और इसके बाद कूका मूवमेंट इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और वेल्स के जो प्रिंस थे वो आए थे घूमने इंडिया में इन्हीं के शासनकाल में। और इनकम टैक्स जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसे इन्होंने एबॉलिश कर दिया। और इनके शासनकाल में बिहार और बंगाल में सूखा पड़ा था 1873 और 1874 में। इसके बाद नेक्स्ट वाइसराय थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन वाइसराय रहे 1876 से 1880 तक। और इनके शासनकाल के जो मेन इवेंट्स थे वो थे इनके शासनकाल में 1876 1878 में फैमिन आए थे। और इसके लिए इन्होंने फैमिन कमीशन बैठाया था, अपॉइंट किया था 1878 में, जिसके हेड थे जनरल रिचार्ड स्ट्रैकी। और इसके बाद दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था 1 जनवरी 1877 को। जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान करने के लिए। और इन्होंने 1878 में लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था। और जितने भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे उन पर कंट्रोल लगाने के लिए, उन पर एक तरह से रोक लगाने के लिए। और 1878 में इंडियन आर्म्स एक्ट पास किया गया, जिसने इंडियन पीपल को आर्म्स यानी कि हथियार रखने के लिए और उससे डील करने के लिए रोक दिया। और ऐसा करने के लिए सरकार से परमिशन लेने को मजबूर कर दिया। और इन्होंने 1877 में लॉर्ड लिटन ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की अलीगढ़ में। और 1879 में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज इन इंडिया। और इसके बाद इसी के आधार पर यानी सिविल सर्विसेज एक्ट के आधार पर जितने भी कैंडिडेट्स थे उन्हें अपियर होना होता था और पास होना था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, एक सिविल सर्विसेज बनने के लिए, जो कि होता था इंग्लैंड में। और इसके लिए मैक्सिमम एज जो था वो घटा के 21 साल से घटाकर 19 साल कर दिया गया था। और इसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे 1880 से 1884। और इनके शासनकाल में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए वो थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिमूव करना, रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये हुआ था 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिमूव कर लिया गया था। और इसके बाद 1882 में रिजोल्यूशन लाया गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया का, इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया का रिजोल्यूशन लाया गया था। और जो हंटर कमीशन थी उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एजुकेशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन लगाया गया 1882 में। और इसके बाद दोबारा फिर से जो सिविल सर्विसेज में भर्ती होने के लिए जो एज रिड्यूस किया गया था 19 ईयर्स पर, उसे फिर से 21 ईयर्स पर रेज कर दिया गया। और इल्बर बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके आधार पर जो इंडिया के जजेस थे वो यूरोपियंस के खिलाफ भी केसेस हियर कर सकते थे, सुन सकते थे। और इसके बाद लॉर्ड डफरिन वाइसराय रहे 1884 से 1888 तक। और इनके शासनकाल में थर्ड एंग्लो बर्मीज वार हुआ, जिसके बाद जो अपर बर्मा का इलाका है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। और इसके बाद 3 टेनेंसी एक्ट्स को भी पास किया गया, जिसने ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की टेनेंट्स को। इसके बाद नेक्स्ट जो वाइसरॉय है वो है लॉर्ड लैंसडॉन, और ये गवर्नर जनरल रहे 1888 से 1894। इनके शासनकाल में जो मेजर डेवलपमेंट्स थे वो थे इनैक्टमेंट ऑफ सेकेंड फैक्ट्री एक्ट, यानी सेकेंड फैक्ट्री एक्ट को लागू किया गया। डिमार्केशन ऑफ इंडो अफगान बॉर्डर, यानी जो इंडो अफगान बॉर्डर है दुरंद रेखा, डूरंड लाइन, उसे एक तरह से लागू किया गया, बनाया गया। और सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट भी लागू किया गया इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1892 में।
लॉर्ड लैंसडाउन। इसके बाद नेक्स्ट जो वाइसरॉय है वो है लॉर्ड इल्गिन सेकेंड, और ये वाइसरॉय रहे 1894 से 1899, 1894 से 1899। और इनके शासनकाल में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए वो ब्यूबोनिक प्लेग बॉम्बे में आया था 1896 में, और बीकानेर और हिसार का जो इलाका है वहाँ पे बहुत ही बुरा ड्रॉट आया था, सूखा आया था। और यही सब है कुछ इनके इम्पोर्टेंट इवेंट इनके शासनकाल में। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन रहे वाइसरॉय 1899 से 1905, 1899 से 1905। और जो हाइलाइट्स हैं इनके पीरियड के वो हैं, लॉर्ड कर्जन ने एक फैमिन कमीशन सेटअप किया, और पंजाब लैंड अलाइनेशन एक्ट 1900 पास किया गया, जिसने प्रोहिबिट कर दिया एग्रीकल्चर लैंड और इसके अटैचमेंट को सेल करने से विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। और इसके बाद एग्रीकल्चरल बैंक को इस्टेब्लिश किया गया, और 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पास की गई। और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश किया गया 1901 में। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर 1901 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही पास किया गया। और इसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया पूसा में, और कमीशन अपॉइंट किया 1901 में, ताकि एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स है उसको हैंडल किया जा सके, उसको समझा जा सके। इसके बाद इंडिया के जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने एक एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया 1901 में। 1901 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, और एक पुलिस कमीशन की भी स्थापना की, और इसके चेयरमैन बनाए गए एंड्रयू फ्रेजर 1902 में। और इसके बाद एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी खोला गया हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स का भी स्थापना की गई, स्थापित किया गया। और नेक्स्ट जो वाइसरॉय है वो है लॉर्ड मिंटो सेकेंड। लॉर्ड मिंटो सेकेंड ये वाइसरॉय रहे 1905 से 1910 तक। और ये जो वाइसरॉय थे इनका शासनकाल फेमस है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के लिए, जो कि 1909 में आया था, और जिसने मुस्लिम जो थे उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड की, यानी प्रदान की। और इसके बाद नेक्स्ट जो वाइसरॉय है वो है लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, और ये वाइसरॉय है 1910 से 1916। तो इंग्लैंड के जो किंग थे जॉर्ज पंचम, और क्वीन जो रानी थी मैरी, उनके सम्मान में एक कोरोनेशन दरबार रखा गया दिल्ली में। और 1911 में जो कैपिटल थी राजधानी ब्रिटिश इंडिया की, उसे शिफ्ट कर दिया गया कोलकाता से दिल्ली। और 1912 में दिल्ली जो थी वो नई कैपिटल बन गई। और लॉर्ड हार्डिंग जब प्रोसेसन निकाल रहे थे उस समय चांदनी चौक से नई राजधानी तक के लिए, तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट रिवॉल्यूशनरीज जो थे उन्होंने बॉम्ब फेंका उन पर, ताकि उन्हें जलाया जा सके, लेकिन वो बच गए। और इसी के बाद 1914 में इन्हीं के शासनकाल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, और लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, यानी कि जो मदन मोहन मालवीय थे उनके साथ मिलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। यानी कि मदन मोहन मालवीय जो थे वो फाउंडर और चांसलर थे इस यूनिवर्सिटी के, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाइसरॉय का। नेक्स्ट वाइसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये रहे वाइसरॉय 1916 से 1921। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को इनेक्ट किया, जिसने प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया, और रॉलट एक्ट को लागू किया 1919 में। और इन्हीं के शासनकाल में 1919 में जालियांवाला बाग
इंसिडेंट हुआ, ट्रेजिडी हुई, और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो थी वो इन्हीं के शासनकाल में शुरुआत हुई। और यही सब जो है इनके शासनकाल के इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। इनके बाद आए वायसरॉय के रूप में लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 1926 इनका वायसरॉय के रूप में शासनकाल था। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ था 1922 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का अराइवल हुआ था 1921 में। और जो मोपलार रिवोल्ट था वो भी 1921 में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और यही सब है इनके शासनकाल के इम्पोर्टेंट इवेंट्स। और इसके बाद आए लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन रहे वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1926 से 1931, 1926 से 1931। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। जो लॉर्ड इरविन थे वो थे साइमन कमीशन के स्थापना के लिए ये स्थापित किया गया था 1928 में। और इन्हीं के शासनकाल में 1929 में कांग्रेस ने रिजोल्यूशन पास किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी पूर्ण स्वराज की मांग के लिए रिजोल्यूशन पास किया था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इन्हीं के शासनकाल में लॉन्च की गई थी। और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है इनके शासनकाल का। तो ये सब जो चीज़ें हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, पूर्ण स्वराज, साइमन कमीशन, और भी जितने भी इवेंट्स मैंने ऊपर आपको बताए, उन सभी को हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम केवल वॉइसरॉयज को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से वॉइसरॉय के शासनकाल में कौन कौन सी चीज़ें हुई थी। और इसके बाद इन्हीं के शासनकाल में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में। और इसके बाद नेक्स्ट जो वाइसरॉय है वो थे लॉर्ड विलिंगडन, और ये वाइसरॉय रहे 1931 से 1936। और जो इनके शासनकाल में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। और इसके बाद फिर से डिसोबीडियंस मूवमेंट रीस्टार्ट हुआ था 1931 में। और कम्युनल अवार्ड जो हुआ था वो आया था 1932 में। और इसके बाद पूना एक्ट ये भी आया था इन्हीं के शासनकाल में। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में ही 1932 में। और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में ही आया था। और इन्हीं के शासनकाल में 1934 में 15 जनवरी को बिहार में अर्थक्वेक आया था। लॉर्ड लिल्थगो ये वाइसरॉय रहे 1936 से 1944। और इनके शासनकाल में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनके हाइलाइट्स हैं। और ये जो लॉर्ड लिंथो थे ये सबसे ज़्यादा दिनों तक वाइसरॉय रहने वाले व्यक्ति थे, इंडिया के वाइसरॉय रहने वाले। और इन्हीं के शासनकाल में सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का वो लागू होने लगा था क्योंकि जो प्रोविंसेस थे वो उनमें इलेक्शन की शुरुआत हुई थी। और इसके साथ साथ क्रिप्स मिशन भी आया था इनके शासनकाल में। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो था 1942 में जो हुआ था वो इन्हीं के शासनकाल में शुरुआत हुई थी। और बंगाल में एक बहुत ही बड़ी फेमिन आई थी 1943 में। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इनके शासनकाल के। और अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल रहे वाइसरॉय 1944 से 1947। इनका जो शासनकाल है वो फेमस है शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1945 उसके लिए। इसके बाद कैबिनेट मिशन जो था वो भी आए थे इनके शासनकाल में 1946। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको बाइकआउट किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। और उन्होंने लॉन्च किया था डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को 1946 को। और इसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में। और जो एटली थे उन्होंने डिक्लेयर किया था
कि गवर्नमेंट जो है वो इंटेंड करती है कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया के लोगों को दे दिया जाएगा जून जून 1948 से पहले। अ, लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कि क्या आगे होगा, कैसे होगा, इन चीज़ों को लेकर। इसके बाद जो लास्ट ब्रिटिश वॉइसरॉय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 से जून 1948। इनके शासनकाल में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे वो थे डिक्लेरेशन ऑफ 3 जून 1947 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, ये भी आया था इन्हीं के शासनकाल में। और इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वो भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का गवर्नर जनरल और जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो यहाँ पर हमने जितने भी वॉइसरॉयज थे उनको देखा। और इसके बाद तो इनमें हम इस वीडियो में हमने जितने भी इवेंट्स देखा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, या फिर जितने भी मैंने चीज़ें बात की उन सभी इवेंट्स को हम अलग अलग वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल वॉइसरॉयज को देख रहे थे और उनके शासनकाल में क्या क्या इवेंट्स हुए थे उनको देख रहे थे। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।